साथियों नमस्ते। आज हम प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न करेंगे और इस प्रश्न को करने से पहले हम ये समझते हैं कि ये सर्वांग सम क्या होता है ना। वैसे मैंने इसके इंट्रोडक्शन की वीडियो बना रखी है, फिर भी मैं बेसिक जो है वापस आपका क्लियर कर देता हूँ कि जब हमें दो त्रिभुज दिए हुए हो और दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम है, इसका मतलब ये है कि दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इसको हम गणित में कैसे लिखेंगे? तो देखो, दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, इसका मतलब ये है कि इस त्रिभुज के जितने भी संगत भाग है वो इस त्रिभुज के सभी संगत भागों के क्या है, बराबर है ना। अब संगत भाग का क्या मतलब हुआ? संगत भाग का मतलब ये है कि जब मैं इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर रखूंगा, है ना, जब इस पहले वाले त्रिभुज के ऊपर इस दूसरे वाले त्रिभुज को रखूंगा तो ये दोनों ही त्रिभुज एक दूसरे को अच्छी तरह से ढक लेंगे, है ना। यानी ये त्रिभुज इसके ठीक ऊपर आ जाएगा और दोनों एक जैसे दिखने लगेंगे, है ना। तो ये संगत भाग का मतलब हुआ। अब संगत भाग को हम गणित में कैसे लिखेंगे कि ये जो कोण A है वो इसके संगत भाग कोण P के बराबर होगा, यानी A जो है वो P को ढकेगा, कोण B जो है वो कोण Q को ढकेगा और कोण C जो है वो कोण R को ढकेगा। ये संगत भाग का मतलब हुआ। और एक त्रिभुज में कुल 6 संगत भाग होते हैं, 3 तो भुजा और 3 कोण। तो यहाँ 3 कोण आपस में बराबर हो गए। अब इसकी 3 भुजाएं आपस में बराबर होगी, यानी इस त्रिभुज को जब इसके ऊपर उठाकर रखूंगा तो AB के ऊपर कौन सी भुजा आएगी? PQ। तो AB, इस त्रिभुज की जो भुजा AB है वो इस त्रिभुज की संगत भुजा कौन सी? PQ। PR इसकी संगत भुजा नहीं होगी। कौन सी भुजा होगी संगत भुजा? PQ, जो इसके ऊपर आएगी, है ना। तो इसकी भुजा हो जाएगी PQ। BC की संगत भुजा क्या होगी? BC के संगत भुजा होगी QR और AC के संगत भुजा क्या होगी? AC के संगत भुजा होगी PR। अब ये सर्वांग सम का मतलब हुआ गणित के अंदर। यानी जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो इनके तीनों कोण और तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत कोण और संगत भुजाओं के बराबर होंगे। ये सर्वांग सम का मतलब होता है। समझ आ गया? अब कोई भी दो त्रिभुज हमें सर्वांग सम करना है तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं। अब वो नियम हमने क्या पढ़े थे? तो उसमें सबसे पहला नियम है SSS का नियम, यानी भुजा 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 नियम। ठीक है, क्या होता है ये नियम? ये नियम कहता है कि मान लो हमारे पास दो त्रिभुज है, उसमें से एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर है। ठीक है, संगत भुजा यानी इसके ऊपर रखेंगे और दोनों एक दूसरे को ढकेंगे, वो वाले भाग, है ना। तो संगत भुजाओं के अगर बराबर है तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। और जब सर्वांग सम होंगे तो ये 6 चीजें आपस में क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। दूसरा नियम हमने क्या पढ़ा? दूसरा नियम हमने पढ़ा SAS का नियम, यानी भुजा कोण भुजा नियम। ए का मतलब कोण, है ना, भुजा कोण भुजा नियम। यानी किसी भी अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजाओं और उसकी बीच के कोण के बराबर है, तब भी हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांग सम है। तो इसकी संगत भुजा ये हो गई, इसकी संगत भुजा ये हो गई और इसका संगत कोण बीच का ये हो गया। अगर ये चीज इन दोनों के अंदर है तो ये सारी चीजें आपस में क्या होगी? बराबर होगी, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। तीसरा नियम हमने पढ़ा ASA का नियम, यानी अब की बार दो कोण और उसके बीच की भुजा अगर दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और उसकी बीच की भुजा के बराबर है तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। यानी कि मान लो मैं ये दो कोण ले रहा हूँ इस त्रिभुज के और इसकी बीच की भुजा ये वाली ले रहा हूँ, अगर ये दोनों कोण और बीच की भुजा इस त्रिभुज के इस कोण से ये बराबर है, इस कोण के ये बराबर है और इस भुजा के ये बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। और एक नियम हमने और पढ़ा था, है ना, वो क्या था? AAS का नियम। यानी कि अगर इस त्रिभुज के कोई भी दो कोण ले लो, मान लो एक कोण मैंने ये ले लिया, दूसरा कोण मैंने ये ले लिया,
ठीक है, ये दोनों कोण इस त्रिभुज के एक 3 नंबर और 4 नंबर इन दोनों कोणों के बराबर है, यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, और इनके बीच की भुजा न होकर कोई भी एक भुजा, जैसे मान लो इसकी ये भुजा हो गई और इसकी ये भुजा हो गई, अगर इस प्रकार से बराबर है तब भी हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई तो हम इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न जो है आराम से कर सकते हैं। अब देखो पहला प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर ए डी है, यानी एक चतुर्भुज दे रखा है ए बी सी डी, इसके अंदर जो ये आपकी ए सी है वो इस ए डी के क्या है, बराबर है, और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी ये जो भुजा आपकी ए बी है वो इस कोण ए का क्या कर रही है, समद्विभाजन कर रही है। समद्विभाजन का मतलब है कि इस कोण को समान दो भागों में बांट रही है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी है, यानी ये जो ऊपर वाला त्रिभुज ए बी सी है वो इस नीचे वाले त्रिभुज ए बी डी के क्या है, सर्वांगसम है। बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो यहाँ बी सी भुजा और बी डी भुजा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे वो भी आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ दो त्रिभुज दिए हैं, एक तो हमारा त्रिभुज हो गया त्रिभुज ए बी सी, व दूसरा त्रिभुज हो गया ए बी डी। देखो अब इन दोनों त्रिभुज के अंदर जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है वो क्या है कि जो AC है वो AD के बराबर है, यानी त्रिभुज ABC में जो भुजा AC है वो दूसरे वाले त्रिभुज AD के क्या है, बराबर है। ये हमें प्रश्न में दिया है, पहले से दिया है। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या दी है कि जो AB है वो A का समद्विभाजन करती है। अब समद्विभाजन करती है मतलब इस कोण के दो बराबर भाग करती है। मान लो अगर ये कोण 1 है और ये कोण 2 है तो ये दोनों भाग आपस में बराबर होंगे, है ना। तो हम लिख सकते हैं कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर होगा। क्यों होगा, तो ये भी हमें दिया हुआ है, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि ये जो भुजा AB है वो इस कोण A का क्या है, समद्विभाजक है, कि समद्विभाजक है। ये हम कारण लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो दो भुजा बराबर हो गई, ये वाला कोण बराबर हो गया। अब तीसरी चीज भी हम यहाँ बराबर कर सकते हैं, वो कौन सी है, तो देखो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है इसमें भी हमारी भुजा AB है, नीचे वाले त्रिभुज में भी यहाँ भुजा AB है, यानी दोनों त्रिभुजों के लिए ये जो भुजा है वो कॉमन है, उभयनिष्ठ है ना। यानी इस त्रिभुज की अगर मैं भुजा AB लेता हूँ वो इस नीचे वाली त्रिभुज की भुजा AB के क्या होगी, बराबर होगी, है ना। यानी ये दोनों त्रिभुज की भुजा आपस में बराबर होगी। अब जब बराबर होगी तो इसका कारण क्या होगा कि ये उभयनिष्ठ है, इसलिए बराबर है ना, उभयनिष्ठ है। चलो अब देखो यहाँ पर हमारा एक नियम लग रहा है। कौन सा नियम, ये वाली भुजा और इसके बीच का कोण ये हो गया, है ना। तो भुजा को हम क्या कहते हैं, SAS, यानी भुजा कोण भुजा नियम से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है ना। तो यहाँ कह सकते हैं कि SAS नियम से जो आपका त्रिभुज ABC है वो दूसरे त्रिभुज ABD के क्या है, सर्वांगसम है ना। ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में सर्वांगसम है, क्योंकि पहले वाले त्रिभुज की दो भुजा और उसके बीच का कोण दूसरे वाले त्रिभुज के संगत दोनों भुजाओं और बीच के कोण के बराबर आ रहा है, इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। अब हम जानते हैं कि जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इसके सभी जो संगत भाग है वो आपस में बराबर होंगे, है ना। तो आप BC और BD के बारे में क्या कहेंगे, अतः जो BC है इस त्रिभुज में देखो BC कहाँ है, यहाँ पर है, और नीचे वाले त्रिभुज में ये भुजा हमारी क्या हो गई, BD हो गई। तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं अतः जो BC है वो BD के क्या होगी, बराबर होगी। क्यों बराबर होगी,
क्योंकि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उन दोनों त्रिभुजों के जो संगत भाग है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हो बाई CPCT, यानी जब दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आप इसका कारण लिख सकते हैं, है ना। तो इस प्रश्न का बस यही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2 है ABCD एक चतुर्भुज है, यानी ABCD हमें एक चतुर्भुज दे रखा है जिसमें AD बराबर BC, यानी ये जो AD है वो BC के बराबर है, और कोण DAB यानी ये A कोण नंबर A, और CBA यानी ये वाला कोण B, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। ये भी हमें दे रखा है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD यानी ये वाला त्रिभुज, बना देता हूं इसको, ABD ये जो त्रिभुज है वो सर्वांगसम है त्रिभुज BAC कहाँ है, BAC यानी ये वाला त्रिभुज, ठीक है। ये हो गया B, A और C। ये दोनों जो त्रिभुज है आपस में क्या है, सर्वांगसम है, ये हमें सिद्ध करना है। और BD और AC बराबर क्यों है वो भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें दो त्रिभुज दे रखे हैं। एक तो त्रिभुज दे रखा है ABD, दूसरा त्रिभुज दे रखा है BAC, है ना। इन दोनों त्रिभुज में हमें AD और BC बराबर दे रखा है, पहले से दे रखा है ना। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि जो AD है वो BC के बराबर है, यानी ये जो भुजा AD है वो इस भुजा BC के क्या है, बराबर है। ये हमें प्रश्न में दिया है, ठीक है। इन दोनों के कोण यानी कोण A और यहाँ कोण B, ये दोनों कोण भी क्या है, आपस में बराबर है, यानी कोण DAB बराबर है कोण CBA के। ये भी हमें क्या है, प्रश्न में दिया है। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों के अंदर कोई ऐसी भुजा है क्या जो दोनों में बराबर है। तो देखो इस त्रिभुज में भी भुजा AB बराबर है और इस त्रिभुज में भी भुजा AB है, यानी ये दोनों त्रिभुजों के लिए एक ही भुजा है। वापस देखो, ये जो आपका त्रिभुज है इसमें ये भुजा इस त्रिभुज में आ रही है, और दूसरा वाला जो त्रिभुज हमारा ये है इसमें भी भुजा क्या आ रही है, AB आ रही है ना। यानी AB जो है वो दोनों में आ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो त्रिभुज ABD है इसमें भी AB आ रही है, और जो दूसरा त्रिभुज BAC है इसमें भी AB आ रही है। तो दोनों भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो भुजा है उसमें बीच में कोण और वापस भुजा आ रही है, यानी ये आपकी भुजा हो गई, कोण हो गई और भुजा हो गई। तो SAS नियम जो है वो दोनों त्रिभुजों में लागू हो रहा है ना। तो हाँ, यहाँ हम लिख सकते हैं SAS नियम से त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि जो पहला वाला त्रिभुज है इसमें भुजा BD जो है वो दूसरे त्रिभुज की भुजा AC के क्या है, बराबर होगी, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि भुजा BD जो है वो AC के बराबर होगी। क्यों होगी, बाई CPCT, है ना। ये कारण लिख सकते हैं, क्योंकि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो तो उसके सभी संगत भाग जो है आपस में बराबर होते हैं। तो सभी संगत भागों में AD और AC भी आ जाएगा, तो ये दोनों भाग भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। प्रश्न संख्या 3 है, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। इसको ध्यान से समझना कि हमें एक रेखाखंड AB दिया हुआ है, ये नीचे वाला जो है हमारा एक रेखाखंड हो गया। इस रेखाखंड पर AD और BC, यानी कि इस तरफ AD ये हमारा A और D हो गया, और इस तरफ पर आपका क्या हो गया, B और C हो गया। दो बराबर, यानी ये भाग और ये भाग आपस में क्या है, बराबर दिए हुए हैं। लंब रेखाखंड है, यानी ये दोनों जो है यहाँ इस AB पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है ना। तो ये कोण और ये कोण हमारे कितने हो गए, 90 डिग्री के हो गए। समझ आया। दर्शाइए कि CD, अब ये जो रेखा आपकी CD है, ये वाली रेखा,
ये कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है? बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है ना। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को, ये जो रेखाखंड आपका AB है, इसको समद्विभाजित करता है। यानी इस AB को ये आपके जो DC है वो समान दो भागों में बांटती है। समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में बांटती है, ये हमें सिद्ध करना है। अब समान दो भागों का मतलब क्या हो गया कि जो BO है वो इस AO के क्या है? बराबर है। यानी ये दोनों समान भाग है, ये हमें सिद्ध करना है। समझ आया? तो देखो ये दोनों बराबर कब होंगे? जब मैं यहाँ दो त्रिभुज है और इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देता हूँ, तो फिर इसका कोई भी भाग में बराबर कर सकता हूँ, है ना। तो सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम दो त्रिभुज लेंगे। एक तो त्रिभुज लेंगे BOC, त्रिभुज BOC, व दूसरा त्रिभुज लेंगे AOD में। इन दोनों त्रिभुज में देखो हमें क्या क्या बराबर दे रखा है। सबसे पहले हमें बराबर दे रखा है कि ये जो भुजा BC है वो इस AD के क्या है? बराबर है ना। तो हम लिख सकते हैं कि जो भुजा BC है वो AD के क्या है? बराबर है। ये हमें प्रश्न के अंदर दिया हुआ है। और क्या है कि ये जो कोण B है वो इस कोण A के क्या है? बराबर है ना। कोण B जो है वो कोण A के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? समकोण है, 90 डिग्री के कोण है, समकोण, है ना। ये भी हमें प्रश्न में दे रखा है। अब देखो इन दोनों के अलावा कोई तीसरा अवयव जो है बराबर हो रहा है, वो देखो। तो इन दोनों में देखो तीसरा अवयव यहाँ पर देखो, ये जो आपका कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ये जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो अगर मैं ये कोण 1 है और ये कोण नंबर 2 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण 1 और कोण 2 जो है वो आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है ना, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है? BC हमारी भुजा हो गई, ये हमारी क्या हो गई? भुजा हो गई। B हमारा कोण हो गया यानी एंगल हो गया, और एक भी हमारा क्या हो गया? कोण हो गया, है ना। और इन दोनों कोणों के बीच में ये भुजा नहीं आ रही है। इसका मतलब ये कौन सा नियम लग रहा है? AAS का नियम लग रहा है। यानी किसी भी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के किसी भी संगत दो कोण और भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यहाँ AAS नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज BOC जो है वो त्रिभुज AOD के क्या है? सर्वांगसम है। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इस त्रिभुज की भुजा BO और नीचे वाले त्रिभुज की भुजा AO, ये दोनों आपस में बराबर होगी। अब ये जब दोनों आपस में बराबर है तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, अतः जो रेखा CD है, ये जो आपकी रेखा CD है, ये वाली रेखा, वो रेखाखंड AB को, है ना, रेखाखंड AB की समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। प्रश्न 4 है, L और M दो समांतर रेखाएं, यानी यहाँ L और M जो है हमारे पास दो समांतर रेखाएं, ठीक है, जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। अब इन दोनों समांतर रेखाओं पर दूसरी समांतर रेखाओं का एक युग्म है P और Q, ये इन्हें क्या कर रहा है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है इस प्रकार से, है ना। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC, अब यहाँ पर जो ये ABC ये वाला जो त्रिभुज है वो CDA इस त्रिभुज के क्या है? सर्वांगसम है। ये हमें बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है? यहाँ जो रेखा L है वो M के क्या है? समानांतर है। अब ये दोनों जब रेखाएं समानांतर है और यहाँ पर AC क्या है? तिर्यक है। AC क्या है? AC तिर्यक है। तो जब L और M समानांतर है और AC तिर्यक है तो यहाँ देखो एकांतर कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। एकांतर कोण कैसे बनते हैं?
जैसे मान लो ये तिर्यक हो गया तो यहाँ एक जेड बन रहा है, देखो, है ना, जेड बन रहा है। तो जेड के जो अंदर वाले कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमने पहले पढ़ रखा है ना। अगर मान लो ये कोण 1 है और ये कोण 2 है तो हम लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, है ना। इसी प्रकार जो P और Q है वो भी आपस में क्या है, समानांतर है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या बनेगा, जेड बनेगा। तो देखो यहाँ उल्टा जेड बन रहा है इस प्रकार से। तो ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इन्हें हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण। यहाँ कारण क्या हो जाएगा, ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये एकांतर कोण है ना। इसी प्रकार P और Q जो है ये भी आपस में समानांतर है, और यहाँ P और Q समानांतर होने के साथ में AC क्या है, तिर्यक है ना। AC क्या है, तिर्यक है। इसको समझो, देखो यहाँ P और Q समांतर है और AC हमारा क्या हो गया, तिर्यक हो गया। तो देखो यहाँ भी जेड बन रहा है इधर वाला, है ना। तो ये भी एकांतर कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूँ, देखो यहाँ जेड बन रहा है तो ये अंदर वाला कोण, ये वाला कोण 3 और 4 ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ कोण 3 बराबर है कोण 4 के, क्योंकि ये भी क्या है, एकांतर कोण है ना। अब ये चीज़ हमें दे रखी है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है। तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ त्रिभुज, एक तो हमें दिया ए बी सी व दूसरा त्रिभुज दिया CDA। त्रिभुज CDA में कोण 1 बराबर है कोण 2 के, यानी इस त्रिभुज का कोण 1 और इस त्रिभुज का कोण 2 आपस में क्या है, बराबर है। कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये ऊपर हमने दे रखा है। इसी प्रकार कोण 3 बराबर है कोण 4 के, कोण 3 बराबर है कोण 4 के, है ना। अब हमें दो कोण बराबर हो गए, और देखो इन दोनों की ये जो बीच की भुजा है वो आपस में क्या है, दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है ना। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि इस त्रिभुज के लिए भुजा AC और इस त्रिभुज के लिए भुजा AC, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ। तो अब यहाँ पर कौन सा नियम लागू हो रहा है, देखो ये कोण हो गया A, ये भी कोण हो गया A, और ये भुजा हो गई S। ASA नियम से मैं क्या कह सकता हूँ, ASA नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के, है ना। यही हमें बताना था कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। आप चाहो तो यहाँ पर कारण लिख सकते हो एकांतर कोण, है ना, वापस लिख सकते हो। ठीक है। अगर मान लो आपको समझ में नहीं आया तो अगर आप इतना सा भी करोगे तो भी आपका उत्तर पूरा सही माना जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपको व्यवस्थित काम करना है तो इस प्रकार से करना पड़ेगा। प्रश्न 5 है, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है, यानी ये जो रेखा L है वो इस कोण A का क्या कर रही है, समद्विभाजन कर रही है, यानी इन दोनों कोणों को दो समान भागों में बांट रही है। इसका मतलब ये जो कोण 1 है वो 2 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये हमें दे रखा है ना। और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, यानी यहाँ पर इस रेखा L पर ये जो B है वो एक बिंदु है। BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। अब यहाँ पर ये जो BP और BQ है ना, वो इस बिंदु B से दो लंब डाले हुए हैं, यानी यहाँ लंब का मतलब क्या, 90-90 डिग्री के कोण बना रहे, यानी ये दोनों कोण बराबर है और दोनों क्या है, 90 डिग्री है। दर्शाइए कि त्रिभुज APB, ये जो आपका APB है, यानी ये वाला त्रिभुज AQB इस त्रिभुज के क्या है, सर्वांगसम है। ये हमें दर्शाना है और बताना है कि जो BP है वो BQ के बराबर है, यानी ये भुजा जो है इसके बराबर है। साथ में अर्थात बिंदु B कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है, यानी ये जो बिंदु B है इस कोण की ये दोनों जो भुजाएं हैं इससे समान दूरी पर है। ठीक है। तो ये कब आ जाएगी समान दूरी पर, जब हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर ले, सर्वांगसम कर ले। ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि त्रिभुज पहले तो कौन सा हो गया, APB
वह दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ए क्यू बी। ए क्यू बी में हमें क्या दिया कि ये जो कोण 1 है वो 2 के क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये जो रेखा L है वो इस कोण का क्या कर रही है, समद्विभाजन कर रही है। तो इसका कारण लिख देते हैं, रेखा L जो है वो कोण A की समद्विभाजक है ना। और ये कोण P और Q जो है ये भी आपस में बराबर है ना। यहाँ लिख सकते हैं कोण P बराबर है कोण Q के। क्यों, क्योंकि दोनों ही कोण हमें समकोण दे रखे है ना। क्या दे रखे हैं, समकोण दे रखे हैं, यानी 90-90 डिग्री के दे रखे हैं। अब देखो मैंने यहाँ इस त्रिभुज के अंदर ये कोण और ये कोण, दो कोण बराबर कर लिए है ना दोनों त्रिभुजों में। तो इसमें कोई एक तीसरी चीज है क्या, तीसरा अवयव भी है क्या जो बराबर हो सकता है। तो देखो इस त्रिभुज में भी ये भुजा आ रही है, इस त्रिभुज में भी ये भुजा आ रही है ना। तो दोनों के लिए ये उभयनिष्ठ है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि त्रिभुज ए पी बी में जो है भुजा ए बी है, जो त्रिभुज ए क्यू बी की भुजा ए बी के क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। अब क्या हुआ यहाँ पे कौन से नियम से दोनों सर्वांगसम होंगे। तो देखो ये हमारा कोण हो गया, ये भी हमारा कोण हो गया, और ये हमारी भुजा हो गई है ना। तो किसी भी त्रिभुज के कोई भी दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और एक भुजा के बराबर आए तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ हम कौन सा नियम, डबल एस का नियम लगाएंगे है ना, क्योंकि ये जो भुजा इन दोनों के बीच में नहीं आ रही है ना। तो डबल एस नियम से मैं क्या कह सकता हूँ, तो डबल एस नियम से मैं ये कह सकता हूँ कि जो त्रिभुज ए पी बी है वो त्रिभुज ए क्यू बी के क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है। अब जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो मैं क्या इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की संगत ये भुजा बराबर नहीं कर सकता, क्या लिख सकता हूँ बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ जो PP, यहाँ BP बराबर है BQ के है ना। जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, अतः कोण आपका जो बिंदु B है वो कोण A की भुजाओं से, A की भुजाओं से समदूरस्थ है ना। यानी कि ये जो बिंदु B है वो आपके कोण A की दोनों भुजाएं, यानी इस भुजा और इस भुजा, इन दोनों भुजाओं से क्या है, समान दूरी पर है ना। यानी ये जो दूरी है वो इस दूरी के क्या है, बराबर है। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है, आकृति में AC बराबर AE, यानी हमारे पास एक आकृति है जिसमें जो भुजा AC है वो AE के बराबर है, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। AB बराबर AD, यानी ये जो भुजा आपकी AB है वो इस AD के बराबर है। और कोण BAD ये वाला जो कोण है वो कोण EAC इस कोण के क्या है, बराबर है। ठीक है। दर्शाइए कि BC बराबर DE, हमें ये बताना है कि ये जो भुजा BC है ये पूरी है ना वो इस DE के बराबर है। कहाँ है D, ये रहा DE। ठीक है। तो देखो ये जो भुजा BC है वो किस त्रिभुज के अंदर आ रही है, ये जो भुजा BC है वो इस त्रिभुज के अंदर आ रही है। तो एक तो हमें त्रिभुज लेना है ABC है ना, एक तो हमें त्रिभुज लेना है ABC। दूसरी भुजा कौन सी है, DE। अब ये देखो DE किस त्रिभुज के अंदर आ रही है, DE जो है हमारी इस त्रिभुज के अंदर आ रही है ना। उल्टा त्रिभुज है ये, इस प्रकार से ये पॉइंट हमारा A है, नीचे वाला D है, और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, E हो गया। अब इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांगसम कर देते हैं तो मैं भुजा BC को जो है DE के बराबर कर सकता हूँ है ना। तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें हमको दी है। पहले तो दिया AC जो है वो AE के बराबर है, यानी ये जो भुजा AC है वो इस भुजा AE के बराबर है, ये एक चीज़ हमें दी हुई है। दूसरा है AB जो है, AB ये वाली भुजा वो AD के बराबर है, यानी इस भुजा के बराबर है ना। अब देखो यहाँ इन दोनों भुजाओं के बीच में एक कोण आ रहा है A,
और इन दोनों के भुजाओं के बीच में भी कोण आ रहा है ए, यानी कोण ए को अगर हम बराबर कर दे तो एस ए एस नियम से ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ देखो, अगर मैं त्रिभुज ए बी सी लेता हूँ, ए बी सी, तो इस त्रिभुज में कोण ए जो है वो पूरा ये वाला है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, जबकि हमें बराबर क्या दिया, ये कोण और ये कोण बराबर दिया है ना। अब ये जो त्रिभुज है ए डी ई, इसमें भी जो है हमारा कोण ए जो है वो यहाँ से लगाकर यहाँ तक है, यानी इन दोनों कोणों के अंदर जो हमें बराबर दिए हुए हैं, इन दोनों कोणों के अंदर अगर मैं ये वाला कोण का पार्ट जोड़ देता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर भी कोण ए पूरा मिल जाएगा और यहाँ पर भी कोण ए पूरा मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे। हम क्या करेंगे कि हमको दिया है कोण बी ए डी जो है वो कोण ई ए सी के बराबर है, ये हमको प्रश्न में दिया है ना। हम क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ ये कोण डी ए सी, ये वाला कोण जो है हम इसके अंदर ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें बराबर दिया हुआ है, हम जानते हैं कि बराबर के दोनों तरफ हम कोई भी चीज़ जो है ऐड कर सकते हैं, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इस तरफ बी ए डी में जोड़ूंगा कोण डी ए सी, कोण डी ए सी बराबर। अब मैंने अगर बराबर के इस तरफ कोण डी ए सी जोड़ा है तो नियम है कि इस तरफ भी मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, डी ए सी जोड़ना पड़ेगा। ये कौन हो जाएगा, ई ए सी प्लस कोण डी ए सी, है ना। अब देखो, अब मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं कोण बी ए डी में यानी यानी इस कोण के अंदर इस कोण को जोड़ता हूँ तो मुझे ये पूरा कोण मिल जाएगा, है ना। और ये पूरा कोण क्या है, बी ए सी, तो मुझे मिल जाएगा कोण बी ए सी बराबर। और ई ए सी यानी ई ए सी में यानी इस कोण में मैंने कौन सा कोण जोड़ा, डी ए सी को जोड़ा, यानी इसको जोड़ा, तो ये पूरा कोण क्या बन गया, डी ए ई, है ना। ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, डी ए ई, तो ये हो जाएगा कोण डी ए ई। इसको हम देंगे समीकरण नंबर 1, यानी मैंने इन दोनों कोणों को क्या किया, बराबर किया, यानी इस त्रिभुज का कोण ए जो है वो इस त्रिभुज के कोण ए के क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। अब मैं ये दोनों त्रिभुज लूंगा, यानी त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी ई में सबसे पहले देखो, हमें AC जो है AE के बराबर दे रखी है, AC जो है वो AE के बराबर है और ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। AB जो है वो AD के बराबर है, AB जो है वो AD के बराबर है, ये भी हमें प्रश्न में दिया हुआ है। और हमने देखो समीकरण 1 से ये बराबर किया है कि कोण BAC जो है वो कोण DAE के क्या है, बराबर है। ये हमने कहाँ से लिखा, तो समीकरण 1 से हमने इसको बनाया है ना, बराबर बनाया है। अब यहाँ पर देखो, ये हमारी भुजा हो गई, ये भुजा हो गई और ये कोण हो गया, तो भुजा कोण भुजा यानी SAS नियम से हम ये कह सकते हैं कि जो हमने त्रिभुज ABC लिया है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ADE के, है ना। यानी ये त्रिभुज जो है वो इस त्रिभुज के क्या है, सर्वांगसम है। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इस त्रिभुज की जो भुजा BC है वो इस त्रिभुज की भुजा DE, ये जो भुजा DE उसके क्या है, बराबर है ना। क्यों बराबर है, क्योंकि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत भाग यानी दोनों त्रिभुजों के जो भी संगत भाग होंगे वो आपस में बराबर होंगे, है ना। तो BC बराबर DE कैसे हुआ, CP/CT से, है ना। यानी जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो इन दोनों त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इसी को हम CP/CT कहते हैं। प्रश्न 7 है, AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। यानी ये जो AB है एक रेखाखंड दे रखा है और P इसका मध्य बिंदु रेखा है ना। तो हम जानते हैं कि जब किसी भी रेखाखंड का हमें मध्य बिंदु दिया जाता है तो ये जो लंबाई AP है ना, ये जो लंबाई आपकी AP है
वो इस लंबाई PB के क्या होती है, बराबर होती है। बात समझ में आई। आगे प्रश्न कह रहा है कि D और E रेखाखंड AB के एक ही और स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि, यानी इस रेखाखंड के एक तरफ यानी ऊपर की ओर हमें ये दो बिंदु दिए हैं E और D, वो इस प्रकार से है कि कोण BAD जो है वो कोण ABE के बराबर है। यानी जो कोण BAD यानी ये वाला जो कोण है वो ABE यानी इस कोण के बराबर है। और कोण EPA यानी ये वाला जो कोण है वो कोण EPB के यानी इस कोण के बराबर दे रखा है। दर्शाइए कि त्रिभुज DAP, ये जो आपका त्रिभुज है DAP, ये वाला त्रिभुज मैं बना देता हूं। ये जो त्रिभुज है आपका DAP है ना, वो सर्वांगसम है त्रिभुज EBP के। EBP यानी ये वाला त्रिभुज EBP इसके क्या है, सर्वांगसम है, ये हमें दर्शाना है। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि जो AD है यानी ये वाली जो भुजा AD है वो BE यानी इस भुजा के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें प्रश्न में क्या क्या चीज़ें दे रखी है। तो हमें देखो सबसे पहले ये कहा कि ये जो बिंदु P है वो इस रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। यानी जो यहाँ इस त्रिभुज का AP है वो इस PB के क्या है, बराबर है। ये चीज़ हमें एक दे रखी है ना। इसके साथ दिया है कोण BAD, यानी ये जो कोण आपका BAD है ये वाला कोण। अब इस त्रिभुज के लिए ये कोण कौन सा होगा, PAD यानी ये वाला कोण है ना। चाहे BAD कहो चाहे PAD कहो, दोनों कोण एक ही है। क्यों, क्योंकि ये एक ही रेखाखंड से बने हुए कोण है। तो ये भी हमें बराबर दे रखे है ना। और ABE है ना, यहाँ है ABE ये पूरा कोण। तो ये वाला कोण क्या होगा, PBE। ये भी जो है ये दोनों कोण जो है हमें बराबर दे रखे हैं क्योंकि ये एक ही रेखाखंड से बने हैं। समझ में आ गया। तो ये दो चीज़ें हमें दे रखी है। अब अगर देखो इस त्रिभुज में P है, इसमें भी P है। अब अगर ये कोण P और इस त्रिभुज का कोण P ये दोनों भी बराबर कर लूँ है ना, तो मैं ASA नियम से दोनों त्रिभुजों को क्या कर सकता हूँ, सर्वांगसम कर सकता हूँ। लेकिन अब समस्या क्या होगी, समस्या ये होगी कि यहाँ है PD है ना, ये PD ये पूरा कोण है AP और PD के बीच का, यानी AP और PD के बीच का ये पूरा कोण आपका क्या है, P है। और इसमें क्या है, ये जो कोण P है वो PB और PE के बीच का है, यानी PB और PE ये पूरा कोण है ना। तो देखो हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है कोण EPA जो है, कोण EPA जो है वो DPB के बराबर है, कोण DPB के बराबर है। लेकिन हमें ये जो P है वो पूरा चाहिए। अब ये पूरा कैसे मिलेगा, यानी DP और AP के बीच में चाहिए, यानी ये पूरा कोण चाहिए। ये तो हमें दे रखा है लेकिन मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस कोण के अंदर इस कोण को जोड़ेंगे, यानी EPD को जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस कोण के अंदर हमें दे रखा है कोण EPA और हम क्या करेंगे, EPD को जोड़ेंगे, कोण EPD। अब अगर मैं EPD इस तरफ जोड़ रहा हूं तो मुझे इस तरफ भी जोड़ना पड़ेगा है ना। ये कोण दे रखा है कोण DPE और इसमें भी हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, कोण EPD है ना। हमें देखो ये कोण दे रखा है और हम ये कोण जोड़ रहे हैं, तो ये पूरा कोण हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं APD, कोण APD है ना। ये और ये जुड़कर ये पूरा कोण हो जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा PBE, कोण P या फिर B है ना, यहाँ से लेंगे BPE, ये वाला कोण है ना, तो BPE, P हमें बीच में रखना है, BPE
ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे तो हमारा हो जाएगा त्रिभुज, पहला त्रिभुज क्या है DAP, व दूसरा त्रिभुज है EBP, त्रिभुज EBP में एक तो हमें दिया है कि AP जो है वो PB के बराबर है, AP जो है वो PB के बराबर है। क्यों है बराबर, क्योंकि ये जो P है, P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु। इसलिए हम कह सकते हैं कि AP जो है वो PB के बराबर है ना। तो ये भुजा हमारी दोनों के अंदर बराबर आ गई। अब ये कोण हमें बराबर दिया हुआ है, कौन सा, PAD। कोण PAD जो है वो बराबर है कोण PBE के। किसके, कोण PBE के। अब ये दोनों बराबर क्या क्यों है, तो ये क्या है, एक ही रेखाखंड से बने हुए कोण है ना, इसलिए ये PAD भी बराबर होगा और PBE के, है ना। अब कारण क्या होगा कि हमें दे रखा है कि जो ये BAD है कोण, वो बराबर है कोण ABE के, है ना। इसकी वजह से ये कोण बराबर है, समझ गए। अच्छा, और हमने अभी देखो समीकरण 1 से प्रूफ किया कि ये कोण जो है वो इसके बराबर है ना। यानी जी जो कोण आपका APD है वो कोण BPE के क्या है, बराबर है। कहाँ से आया ये, समीकरण 1 से, ठीक है। तो यहाँ देखो एंगल भुजा एंगल नियम से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं हम ASA नियम से त्रिभुज DAP सर्वांगसम है त्रिभुज EBP के। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो मैं ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये जो भुजा आपकी AD है, ये AD है, वो किसके बराबर है, BE के बराबर है। यानी ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है, BE के। ये क्यों हुआ, तो CPCT से हुआ। जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो तो उसके संगत अवयव जो होते हैं, संगत भाग जो होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी CPCT से हम कह सकते हैं कि जो AD है वो BE के बराबर है, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है। यानी हमें एक त्रिभुज दिया है ABC, यह है A, B और C। C जो है हमारा क्या है, समकोण है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री वाला कोण है, ठीक है। M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। हम जानते हैं कि 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब ये कर्ण जो AB है इसका मध्य बिंदु क्या है, M है, यानी ये हमारा क्या हो गया, मध्य बिंदु M हो गया। C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि हम क्या करेंगे, इस बिंदु C को M से मिलाकर D तक आगे बढ़ाएंगे, है ना। और इस प्रकार बढ़ाएंगे कि DM जो है वो CM के बराबर हो। यानी ये जो DM की लंबाई है वो CM की लंबाई के क्या होगी, बराबर होगी। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु D को B से मिला देंगे तो हमें इस प्रकार की आकृति मिलेगी, है ना। दर्शाइए कि, अब हमें क्या करना है, इन चार चीजों को बताना है, दर्शाना है। तो सबसे पहली चीज क्या है, देखो सबसे पहली चीज है कि त्रिभुज AMC, यानी ये जो त्रिभुज है आपका AM और C, यानी ये वाला त्रिभुज, ठीक है, सर्वांगसम है त्रिभुज BMD के। यानी इस त्रिभुज के क्या है, सर्वांगसम है BMD। ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में सर्वांगसम है, ये हमें सिद्ध करना है सबसे पहली बात, ठीक है। तो चलो इसको हम ध्यान से चित्र को देखना है और हमें इसको क्या करना है, सर्वांगसम करना है। तो पहले तो दो त्रिभुज है इसके अंदर, एक है त्रिभुज AMC, त्रिभुज AMC, दूसरा त्रिभुज है BMD, त्रिभुज BMD में। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखो
अगर ये कोण में 1 लेता हूँ, ये कोण 2 लेता हूँ, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना, ये हम जानते हैं। और हमें प्रश्न के अंदर क्या दिया कि ये जो कर्ण है हमारा AB, है ना, इसका मध्य बिंदु कौन है? M। इसका मतलब क्या हुआ कि जो BM की लंबाई है वो AM की लंबाई के क्या है? बराबर है। यानी हम इसमें लिख सकते हैं कि जो हमारी BM की लंबाई है, ये वाली लंबाई, है ना, वो AM की लंबाई के क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये जो M है, M वो इस AB का क्या है? मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु, ठीक है। और कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है। क्यों बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के अलावा तीसरी चीज देखो, हमें प्रश्न में दी हुई है कि जो DM है वो CM के बराबर है ना, ये जो DM है वो CM के बराबर है, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो DM जो है वो CM के बराबर है, ये हमें प्रश्न में दिया है। अब देखो कौन से नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ देखो, एक तो भुजा हमारी है BM, यानी ये वाली भुजा, कोण हमारा हो गया ये वाला, और ये वाली हमारी भुजा हो गई DM। तो भुजा कोण भुजा नियम से मैं क्या कह सकता हूँ कि ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में सर्वांगसम है। तो यहाँ लिखेंगे SAS नियम से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज AMC है वो सर्वांगसम है त्रिभुज BMD की, ठीक है। तो ये पहली चीज तो हमारी सिद्ध हो गई। अब देखो दूसरी चीज क्या है, इसको मिटा देते हैं। दूसरी चीज है कि यहाँ कोण DBC एक समकोण है, ये हमें बताना है। यानी DBC ये जो कोण B है वो 90 डिग्री का है, अब हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसमें देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो हमने त्रिभुज AMC और BMD को जो है सर्वांगसम किया, है ना, इन दोनों त्रिभुजों का हमने सर्वांगसम किया। तो जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो इसके जितने भी संगत भाग है वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना। तो यहाँ पर जो मैं है कोण नंबर 3 ले रहा हूँ, और ये जो है ये वाला कोण, ये मैं ले रहा हूँ कोण 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो रेखा है, एक तो BD और AC, और इसको एक तिर्यक काट रहा है, कौन सा? DC। यानी इसको समझना, हमारे पास दो रेखाएं हैं, है ना, और इन दोनों रेखाओं को ये जो तिर्यक है DC वो क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है ना। अब ये दोनों रेखाएं समांतर कब होगी? जब इसके एकांतर कोण अगर बराबर हो तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगी, ये हम जान चुके हैं, है ना। तो हमने प्रश्नावली 6 में यही तो चीजें पढ़ी है सारी। तो अगर ये कोण इसके बराबर है तो हम कहेंगे कि ये रेखाएं जो है आपस में क्या है? समांतर है। तो अभी हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम किया, तो मैं कोण 3 और कोण 4 को जो है बराबर कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हमने त्रिभुज AMC को जो है सर्वांगसम किया त्रिभुज BMD के, है ना, या फिर बाई CPCT हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 3 और 4 बराबर है। और जो ये DC है ना, DC तिर्यक है, DC तिर्यक है, अतः ये जो हमारी रेखा BD है, BD समांतर होगी AC की, BD समांतर होगी AC के, क्योंकि कोण 3 बराबर कोण 4 जो कि एकांतर कोण है, जो कि एकांतर कोण है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं जो होगी ये दोनों वो क्या होगी? समांतर होगी। अब जब ये दोनों रेखाएं समांतर है ना, तो यहाँ पर मैं कोण ले रहा हूँ DBC, ठीक है। अतः कोण DBC जो है, कौन सा? ये वाला कोण DBC,
ठीक है, प्लस कोण ACB, कोण ACB, इन दोनों का जो योग है वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों? अब इसको समझो। हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटता है ना, तो ये जो अंदर के ये दोनों जो कोण होते हैं, एक तरफ के अंदर वाले कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। ये कौन से कोण है? अंतः कोण है। कब? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटता है तो अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पर इस नियम से हम लिख सकते हैं कि कोण DBC जो है और कोण ACB जो है, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। आगे हम लिख सकते हैं अंतः कोण, है ना, यहाँ लिख सकते हैं अंतः कोण। अच्छा, अब देखो कोण ACB यानी ये कोण जो है हमें दिया हुआ है, ये क्या कोण है? ये 90 डिग्री है। समकोण का मतलब 90 डिग्री, है ना। तो हमें क्या करना है? कोण DBC का मान ज्ञात करना है। ये हमारा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, बराबर 180 डिग्री। अब क्या होगा? 90 को हम उधर भेजेंगे, तो कोण DBC बराबर ये 180 अपनी जगह पर है, 90 उतर जाएगा तो माइनस का 90। 180 में से 90 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 90 डिग्री। यानी कोण DBC जो है, यानी कोण B जो है वो हमें कितना मिला? 90 डिग्री मिला। ये हमारी दूसरी चीज़ क्या हो गई? हमने निकाल दी, है ना। यानी हम लिख सकते हैं कोण DBC, व्यवस्थित लिखते हैं इसको, कोण DBC एक समकोण है। क्या है? एक समकोण है। ठीक है, ये दूसरी चीज भी हो गई। अब तीसरी चीज हम सिद्ध करेंगे। तीसरी चीज क्या है? देखो, तीसरी चीज है कि त्रिभुज DBC, ये जो त्रिभुज है आपका DBC, यानी अब बड़ा वाला त्रिभुज है ना, वो सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के। ACB यानी ये जो त्रिभुज है वो इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। अब ये हमें दर्शाना है। तो इसमें देखो, ये जो त्रिभुज है इसमें कोण B और जो दूसरा त्रिभुज है इसमें कोण C, ये दोनों 90 डिग्री के, है ना। तो एक तो चीज़ ये हो गई हमारे पास। अब देखो, इसमें इस त्रिभुज के अंदर ये जो भुजा DB है वो AC के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि शुरुआत में हमने ये जो दोनों त्रिभुज है इन दोनों को सर्वांग सम किया था। तो जब ये सर्वांग सम है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका कोई भी जो भाग होगा, है ना, वो दूसरे त्रिभुज के संगत भाग के बराबर होगा, है ना, बाई CPCT, है ना। तो ये जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर होगी। और तीसरी भुजा BC जो है वो दोनों ही त्रिभुज के लिए क्या आ रही है? कॉमन आ रही है। तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम कर सकते हैं, है ना। तो पहले हम त्रिभुज लिख देते हैं। त्रिभुज कौन सा है? DBC, त्रिभुज DBC व त्रिभुज ACB में सबसे पहले तो देखो, ये जो कोण DBC है, कोण DBC ये बराबर है कोण ACB के, कोण ACB के। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है? समकोण है ना। देखो, यहाँ पर मैंने DBC 90 डिग्री निकाला था और यहाँ पर ये दिया हुआ है हमें कि C जो है वो समकोण है। पहले से C हमें समकोण दिया हुआ था और B हमने यहाँ पर 90 डिग्री निकाला, है ना। तो एक तो हमारे पास ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो भुजा BD है, भुजा BD जो है वो बराबर होगी भुजा AC के। अब ये क्यों बराबर है? तो देखो, सबसे पहले हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम किया था। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इन दोनों भागों को मैं क्या कर सकता हूँ? बराबर कर सकता हूँ, है ना। देखो, इसको ध्यान से समझना। एक तो त्रिभुज हमारे पास ये वाला है, दूसरा त्रिभुज हमारे पास ये वाला है। मैंने क्या करा? ये कोण हमारा 90 डिग्री हो गया जो B है, और ये कोण हमारा C ये भी 90 डिग्री हो गया। तो दोनों त्रिभुज में ये समकोण है, तो एक चीज़ तो हमारी ये बराबर हो गई। दूसरी देखो, यहाँ पर क्या है? ये है DB और ये है AC। तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हमने सबसे पहले जो है त्रिभुज AMC को जो है सर्वांग सम किया था त्रिभुज BMD के, है ना। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये भाग और ये भाग आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अच्छा, तीसरी चीज देखो, इन दोनों त्रिभुजों में ये भुजा क्या हमारी C है ना।
यहाँ पर सी है, तो इस त्रिभुज के अंदर भी बी सी है और इस त्रिभुज के अंदर भी क्या है, बी सी है ना। तो ये भुजा जो है, देखो ये भुजा बी सी, ये दोनों ही त्रिभुजों में आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि बी सी बराबर बी सी, क्योंकि इस त्रिभुज की जो भुजा बी सी है वो इस त्रिभुज में भी हमें मिलेगी। तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों त्रिभुजों के अंदर आ रही है ना। तो यहाँ पर देखो कौन सा नियम लग रहा है, तो एक तो हमारा कोण हो गया और दो भुजा हो गई। तो देखो ये कोण हो गया, ये भुजा हो गई और ये भुजा हो गई। तो एस नियम से मैं कह सकता हूँ दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, लिख देते हैं एस नियम से, एस नियम से मैं ये कह सकता हूँ कि जो त्रिभुज DBC है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, है ना। अब लास्ट चीज जो है CM बराबर 1/2 AB है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो हमने क्या करा, हमने त्रिभुज DBC को सर्वांगसम किया त्रिभुज ACD के, है ना। यानी ये वाला जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के जब सर्वांगसम है तो मैं यह कह सकता हूँ कि इस त्रिभुज की जो ये भुजा है AB, है ना, अतः AB जो है वो इस DC के क्या होगी, बराबर होगी, है ना। दूसरे वाले त्रिभुज DC के क्या होगी, बराबर होगी। क्यों? CPCT से, है ना। क्योंकि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो तो हम कह सकते हैं कि उनके कोई भी भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। उसके संगत भाग जो होंगे आपस में बराबर होंगे, है ना। तो अब देखो जब AB जो है DC के बराबर है ना। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, CM बराबर 1/2 AB। अब ये CM कहाँ है, तो देखो ये CM है ना। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जो आपके, पहले तो देखो DC जो है वो किसके बराबर है, AB के बराबर है ना। तो DC को मैं इधर लिख देता हूँ। देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, CM लाना है अपने को, है ना। उल्टा लिख रहा हूँ इसको, मैं क्या कर रहा हूँ, AB जो है वो इधर लिख रहा हूँ AB को, है ना, क्योंकि AB इधर है और इधर CM है और इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, DC लिख रहा हूँ, है ना। यानी DC जो है वो AB के बराबर है। अब देखो DC को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो DC को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो DM प्लस CM, है ना। इन दोनों भुजाओं से मिलकर बनी है DC, तो मैं इसको लिख सकता हूँ DM प्लस CM, ये जो है इन दोनों से मिलकर बनी है, बराबर AB, है ना। अब देखो ये दोनों भाग आपस में क्या है, बराबर है ना। तो DM बराबर है CM के, तो मैं DM की जगह क्या लिख सकता हूँ, CM लिख सकता हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि जो DM है वो CM के बराबर है, तो DM की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, CM लिख सकता हूँ। तो यहाँ DM की जगह मैं लिखूंगा CM प्लस CM बराबर AB, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें दिया हुआ है क्या, कि जो DM है वो CM के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है पहले से, ठीक है। अब देखो CM और CM जुड़कर कितना हो जाएगा, 2 CM हो जाएगा बराबर AB। अब यहाँ 2 गुणे में है तो उधर भाग में जाएगा, तो CM बराबर, ये गुणे में है तो उधर किस में जाएगा, बट्टे में, यानी यहाँ हो जाएगा 1/2 AB। यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के अंदर कुल 4 प्रश्न हैं और चारों प्रश्न जो है एक दूसरे से जुड़े हुए, है ना। तो अगर ये प्रश्न समझ में नहीं आया तो वापस प्रश्न को पूरा पीछे करो और वापस देखो, क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।